अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैफ 6 के रेफरेंस से आज का ये सेशन ये बेसिकली एक सीरीज़ होगी जिसमें हम मुख्तलिफ एजेंडा में साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। उस सीरीज़ की ये पहली वीडियो। वी ऑल नो कि कोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, सारे बच्चे रिवीजन में प्रैक्टिस में बड़े सख्त मसरूफ़ हैं। एग्ज़ाम कैफ 6 का 8 मार्च वेडनेसडे का ड्यू है। आई होप मुझे तारीख ये सही याद है। तो वेडनेसडे 8 मार्च को इंशाअल्लाह आपका एग्ज़ाम ड्यू है। तो उसके लिए आई थॉट थोड़ा सा मैं इस फेज़ के दौरान कुछ कंट्रीब्यूशन अगर कर सकूं उन बच्चों के लिए भी जो मुझसे क्लासरूम में पढ़ चुके हैं और उनके लिए भी जिन्होंने मुझसे क्लास अटेंड नहीं की। अगर कोई ऐसी बातें हम यहाँ पे कर सकें, इस सीरीज़ में 2-3 वीडियोज़ ये आएंगी जिसमें आप लोग कुछ 2, 4, 5, 7 नंबर अपने स्कोर में ऐड कर सकें, तो दिस विल बी अ ग्रेट थिंग फ्रॉम माय साइड। अच्छा जी, इसमें कैफ 6 में एज यू शुड नो कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन। थोड़ा सा हमने राइज में इसको कोशिश की है इस अंदाज में लेकर चलने की कि ओनली द एक्सपर्ट्स शुड हैंडल द एरिया। तो मेरा चूँकि एक्सपीरियंस पिछले ओवर 20 ईयर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है, तो मैंने उस एरिया को चूज़ किया क्योंकि कैफ 6 में जो टॉपिक्स आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वो हमारे BFD CFAP के इंट्रोडक्टरी लेवल नॉलेज है। मैं चूँकि CFAP या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवांस लेवल पे तो 20 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ाते हुए, सो आई डिसाइडेड टू टेक ओनली दैट पोर्शन जो CFAP से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। और इसी तरह जो हमारे बाकी मैनेजमेंट से रिलेटेड स्पेशलाइज एरिया हैं उसके लिए हमने अपने फैलो कलीग्स जो मैनेजरियल एनालिसिस के एरिया के एक्सपर्ट्स हमसे रिक्वेस्ट की हुई है। सो मेरे जो सेशन होगा इसमें हम सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे होंगे। जो मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन है उसके लिए अलग एक सीरीज़ अशरफ रहमान साहब ने बड़ी कंप्रीहेंसिव रिवीजन सीरीज़ उन्होंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल की है। तो जिन स्टूडेंट्स अगर नहीं देखी वो वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर फोकस सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एरियाज़ पे रहने वाला है। अच्छा, ये हमारा पास पेपर का स्ट्रक्चर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हमें समझना है क्योंकि हमने एग्जाम में अल्टीमेटली हम जितनी क्लासेस पढ़ी, जितनी रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर देना है। तो पेपर स्ट्रक्चर हमें जानना है। हमारे पेपर को जनाब 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन MCQs का होता है जिसमें तकरीबन एक क्वेश्चन में 12 से 13 MCQs हैं और टोटल मार्क्स 15 के करीब ये क्वेश्चन हमें मिलता है जिनमें 12 से 13 MCQ कोई 1 नंबर का, कोई 1.5 नंबर का, कोई 2 नंबर का होता है। फिर सेक्शन ए में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 6 to 15 मार्क्स चीज़ के हैं। यहाँ पे यू शुड रिमेंबर कि ये जो क्वेश्चन सेक्शन है कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये मैनेजेरियल पोर्शन से आते हैं। ये MCQs मिक्स होते हैं, मैनेजेरियल प्लस फाइनेंशियल प्लस स्टैटिस्टिक्स। MCQs तीनों एरिया से मिक्स आते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 में। सेक्शन ए के क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगले 3 से 4 क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन एग्जामिनर शो कर रहा है। कंसिस्टेंट ट्रेंड अभी हो सकता है एस्टैब्लिश हो जाए आगे चल के, लेकिन अभी हम पास पेपर देखते हैं तो थोड़ी सी वेरिएशन, कभी 3 कभी 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। ये मैनेजरियल से हैं और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये फाइनेंशियल प्लस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अच्छा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हमें हर दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, कभी सिर्फ वो MCQs में भी कवर हो रहा है और कभी उससे लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल रहा है। तो सेक्शन बी में फाइनेंशियल प्लस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी 4 से 5 क्वेश्चन हैं और 6 से 15 मार्क्स तक जो हमें दिखने में नज़र आ रहे हैं अभी तक वो ऐसे हैं। अच्छा जी, ये हमारा पास्ट पेपर एनालिसिस है। पास्ट पेपर एनालिसिस को देखिए तो हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया है जिसको हमने अपनी डिस्कशन में सेशन में सीरीज ऑफ सेशन में हम कवर कर रहे होंगे वो लगभग 50 मार्क्स का है। और बिजनेस मैनेजमेंट के एरिया में थोड़ी सी वेरिएशन है, 36 से लेकर 45 जो मैनेजरियल एनालिसिस है जिसको बिजनेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, उसमें 36 से 45 तक की वेरिएशन नज़र आ रही है। और यही वेरिएशन हम स्टैट्स में भी नोट कर पा रहे हैं, as low as 5 and as high as 13 मार्क्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से भी हमें टच किए गए हैं। सो अगर हमें पास करना है तो हमें तीनों एरियाज पे कमांड चाहिए। हमें मैनेजरियल एनालिसिस पे भी कमांड चाहिए, हमें स्टैटिस्टिक्स पे भी कमांड चाहिए, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी कमांड चाहिए। अभी 2 दिन पहले मुझे एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे कमेंट भेजा हुआ
कि सर मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसकी तो बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर ली है, मुझे थ्योरी के बगैर कोई तरीका बताएं, थ्योरी में मैं बहुत कमज़ोर, उसके बगैर कैसे पास हो सकता है। तो भाई थ्योरी के बगैर पास होने का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल में आप 55 में से 50 नंबर लो, न्यूमेरिकल में आप 63 में से 50 नंबर लो, न्यूमेरिकल में आप 64 में से 50 नंबर लो, जो कि काफ़ी हद तक, मैं नहीं कहता इम्पॉसिबल है, बट नियर टू इम्पॉसिबल। इतनी हाई एक्यूरेसी होना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो लेट्स बी रियलिस्टिक कि अगर आपको पास होना है तो आपको थ्योरी को भी तैयार करना है। देयर इज़ नो पॉइंट कैरिंग आउट दिस वीकनेस फॉर लॉन्ग कि जी मेरी थ्योरी कमज़ोर है तो मेरी हमेशा ही कमज़ोर रहेगी। तो भाई कैफ 6 तो जैसे जैसे रो तो के निकल जाएगा, आगे ऑडिट भी आपने पढ़ना है, आगे आपने सी लॉ पढ़ना है, आगे आपने बिजनेस स्ट्रेटजी पढ़नी है, सी फैप में जाएंगे, तो वो कैसे होंगे, वो भी तो थ्योरी है, वो भी तो पास करने हैं। तो लेट्स टेक इट स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से मेहनत करना शुरू कीजिए और अपने जो एरियाज वीक हैं उन पर काम करना शुरू कीजिए। वीक एरियाज को वीक का तमगा गले में लगा के नहीं चलना, वीक एरियाज को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम से स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट करना है, या एटलीस्ट इनकी वीकनेस तो खत्म करनी है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस हिसाब से आपको लेकर चलना है। अच्छा, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एरिया पे आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जनाब ये है जी हमारे पास टोटल इसके टॉपिक्स और उनका पास पेपर में टेस्टिंग क्या रही है। हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल हमें 6 टॉपिक्स दिए गए हैं। एक प्रोजेक्ट अप्रेजल, जिसको हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल भी कहते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस, तीसरा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, चौथा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, पांचवा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, छठा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। 6 टॉपिक्स हैं जिनमें से 6 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और मॉडल पेपर में हमें 6 के 6 टॉपिक्स पे क्वेश्चन दिए गए, सिवाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जिसमें सिर्फ 1.5 नंबर दिया गया। स्प्रिंग 22 जब हमें ये पहली अटेम्प्ट हमारी आई स्प्रिंग 22 की, उसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 फुल क्वेश्चन रहे हमें सेक्शन बी में। यकीनन शायद कोई एक आध एमसीक्यू भी कहीं ऐड हुआ हो। ये सेक्शन बी में, सॉरी सेक्शन बी में ये हमें नज़र आ रहे हैं जनाब, ये और ये एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। तो 2 टॉपिक, एक टॉपिक तो टोटली स्किप हुआ, बजटिंग पे हमें यहाँ पे कुछ नंबर नहीं दिए गए, और सोर्स ऑफ फाइनेंस में सिर्फ 3 नंबर, वो भी एमसीक्यूज में दिए गए। इससे आगे चलें, सेक्शन आउटकम 22 में है लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन बी में 12, 4, 11, 12, 6, और फिर ये हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं 5 नंबर की। तो ये जनाब हमारा टोटल एनालिसिस है। जो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर उसने बजटिंग पे क्वेश्चन दे दिया, वर्किंग कैपिटल को मिस कर दिया। तो लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंस से अगर देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो मस्ट नज़र आ रहे हैं वो जनाब ये है एरिया, वो जनाब ये एरिया है जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन हमें मस्ट नज़र आ रहे हैं, वो जनाब ये एरिया है जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन हमें मस्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बजटिंग में उसने 2 दफ़ा दिया, तो मैं कह सकता हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपके 4 एरिया की एरिया आइडेंटिफाई होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड बजटिंग को भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अहम समझता हूँ, आल्दो रिसेंट टाइम में वो पेपर में आ चुका है, और वर्किंग कैपिटल भी लॉन्ग क्वेश्चन में टेस्ट हो चुका है। तो शायद सोर्स ऑफ फाइनेंस वो एरिया है जिसकी लॉन्ग क्वेश्चन में टेस्टिंग की एबिलिटी पे हमें क्वेश्चन मार्क रखना चाहिए कि भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आया भी तो आया भी थोड़े नंबर का ही है ना, तो आएगा भी थोड़े नंबर का, क्योंकि इसमें पोटेंशियल फॉर लॉन्ग क्वेश्चन कम है। आएगा तो किसी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के चैप्टर के क्वेश्चन के साथ 2, 4, 5 नंबर का पार्ट ही लग के आएगा, फुल क्वेश्चन इस पे नहीं हमें सेक्शन बी में हम एक्सपेक्ट करते। लेकिन बाकी जो 5 एरिया बचते हैं उनमें से कुछ की लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है, कुछ की लाइक्लीहुड मॉडरेट है। जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आने की, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है लॉन्ग क्वेश्चन आने की, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है लॉन्ग क्वेश्चन आने की। बजटिंग और वर्किंग कैपिटल पास्ट एंड बताता है, ये अल्टरनेट होते हैं, स्विच हो सकते हैं, इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन कौन सा आएगा हमें नहीं पता। ऐसा नहीं कहा जा सकता जी पिछले बार बजटिंग आ गया, सब बजटिंग नहीं आएगा, ऐसा आई कैप के पेपर में नेवर ट्राई टू प्रिडिक्ट। आप ये कह सकते हैं कि जी पिछली बार बजटिंग आ गया, तो बजटिंग के आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल बजटिंग में से कोई एक सवाल आना है, तो बजटिंग के आने की प्रोबेबिलिटी शायद 40% रह गई है, वर्किंग कैपिटल के लॉन्ग क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 60% है। बट ऐसा नहीं कि बजटिंग 0 है और वर्किंग कैपिटल 100 है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसके मुताबिक अपने अपनी तैयारी और प्रैक्टिस को लेकर चलना है।
अच्छा जी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब ये 2 दिन चल रहे हैं आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के। यू शुड रिमेंबर कि आपको रिवीजन भी करनी है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। नेवर ट्राई टू मिक्स अप। आई रिपीट, मैं फिर सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। ये जो 6 टॉपिक्स मैंने लिस्ट की, उनकी तैयारी के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। नेवर मिक्स अप रिवीजन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन अप्लाइंग learned concept on selected past paper question, and revision mean reading notes and books from where you originally learned the principle. कभी भी आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर लो। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन किया जिसमें आपने से 2 सवाल किए। अब उन 2 सवालों में आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना सीखा, इरिडीमेबल डेट का, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी सीखी डीबीएम से। अगर आपने 2 सवाल किए, उनमें यही चीज सीखी, या फॉर दैट मैटर बैंक लोन भी डिस्कस कर लिया, तो आपकी सिर्फ इन्हीं 4 सोर्सेज की कॉस्ट की कैलकुलेशन रिवाइज हुई। जबकि किताब में हमने क्या क्या सीखा हुआ है? हमने रिडीमेबल, इरिडीमेबल डेट की बात की हुई है, हमने प्रेफरेंस शेयर की बात की हुई है, हमने कन्वर्टेबल डेट की बात की हुई है, हमने बैंक लोन की बात की हुई है, हमने जीरो कूपन डेट की बात की हुई है। सो देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने डीबीएम भी सीखा हुआ है, कैपीएम भी सीखा हुआ है। तो रिवीजन मीन नोट्स पे जाओ जहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, जहां से ये आपने सारी चीजें पढ़ी हैं। प्रैक्टिस में तो भाई सिलेक्टेड एरियाज ही टेस्ट किए जाते हैं ना क्वेश्चन में, तो आप कोई 1 या 2 सवाल ऐसा नहीं ले पाते जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं। तो नेवर मिक्स अप द 2 थिंग्स। रिवीजन प्रैक्टिस को हमेशा अलग रखिएगा। हम रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस हम करते हैं अनसीन क्वेश्चन की। कैसे करते हैं उस पर मैं अलहदा स्लाइड में आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उसका मैं लिंक करने जा रहा हूं इसके साथ। मार्किंग की एग्जामिनर कमेंट्स, ये 2 एरियाज हैं जो कि बहुत ही अहम, मैं कहूँगा बहुत ही यूजफुल एरियाज हैं, जो आईकैप ने जब से नई स्कीम आई लगभग 2015-16 से, तब से स्टूडेंट्स का शेयर करना शुरू किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन 2 एरियाज के बारे में नहीं जानते, इनकी यूटिलिटी के बारे में अवेयर नहीं है और इनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। मेरे हिसाब से इनकी अवेयरनेस आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है इंप्रूवमेंट में। तो इनको भी मैं टच करूंगा कि भाई ये एरियाज क्या हैं। अगर किसी को नहीं पता, अगर किसी को पता भी है, तो इससे बेस्ट बेनिफिट कैसे हासिल किया जा सकता है, मैं वो भी ट्राई करूंगा एलैबोरेट करने की अपनी इसी वीडियो में। अच्छा जी, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन में जो अहम चीज़ है, हमारी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हुए उनको पता ही नहीं होता कि हम 5 मिनट प्रैक्टिस किस ऑब्जेक्टिव के तहत कर रहे हैं, किस मकसद के तहत कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए उनका अंदाज रहता है कि एक सवाल पढ़ा और उसका जवाब देखा और जवाब को देख के उसको छाप दिया और खुश हो गए कि हमने एक सवाल कर लिया। दे डोंट रियलाइज कि वो सीख क्या रहे हैं। मैं अक्सर फिजिकल क्लास में जब होता हूँ, मैं आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट कि आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस करते हुए क्या सीखना चाहते हो, क्या टारगेट्स होने चाहिए आपके जहन में। एक चीज़ में रखिए, हम क्लासरूम में बैठते हैं लर्निंग के लिए, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, किस लिए? अल्टीमेटली एग्जाम में जाके हमने पास होना है, एग्जाम में जाके हमने पेपर देना है और उसमें हमने अच्छा परफॉर्म करना है। हम 5 मिनट प्रैक्टिस क्वेश्चन किस लिए करते हैं? ताकि हम एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। बट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम में आपने किसी अनसीन क्वेश्चन को टैकल करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन रीडिंग और कंप्रीहेंशन आती हो। मतलब आप, हमें सबको इसमें कोई आर नहीं है मानने में कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होते हैं, विच इज़ नॉट आवर मदर टंग। हम बहुत अच्छी तरह उसको नहीं जानते। तो अक्सर बच्चे कहते हैं जी मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, तो सर मैं क्या करूं? तो भाई अंग्रेज़ी कमज़ोर है, सीए करने आ गए, सारा अंग्रेज़ी में ही पढ़ना है, अंग्रेज़ी में भी लिखना है, अंग्रेज़ी में ही पेपर देने हैं, तो भाई इसको इम्प्रूव करो। इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? रीडिंग। अब हम पास्ट पेपर प्रैक्टिस कैसे करते हैं? घर में सवाल पढ़ा, समझ नहीं आया, जवाब देख लिया, विदाउट रियलाइजिंग हमें समझ इसलिए नहीं आ रही कि भाई हमारी रीडिंग कमज़ोर है, कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंड करने की ताकत जो है अच्छी नहीं है। उसको मेहनत से इम्प्रूव करने के बजाय हम उसका तोड़ निकालते हैं, सोल्यूशन में जाके देखते हैं कि भाई मसला क्या है और उसका हल कैसे निकालना है, सॉल्व कैसे करना है सवाल। हमने सोल्यूशन से जाके मसला समझा, उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स देखे और उन स्टेप्स के मुताबिक जवाब कॉपी पे छाप के खुश हो गए कि हमने पेपर कर लिया। दिस इज़ नॉट द वे। आपको सीखना है कि एग्जाम में मेरे पास ऐसी कोई हेल्प नहीं होगी, तो ऐसी सोल्यूशन की हेल्प के बगैर एग्जाम में मुझे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, मैं उनके लिए अपने आप को तैयार करूं। तो भाई क्वेश्चन अगर पढ़ के समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़िए, तीसरी दफ़ा पढ़िए, चौथी दफ़ा पढ़िए। एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको कम से कम 3 दफ़ा पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए,
क्योंकि एग्जाम प्रेशर है, अनसीन क्वेश्चन है, 3 दफा पढ़े बगैर समझ नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन आर डिजाइन इन दिस मैनर, स्पेशली इन आई कैप क्वेश्चन इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि आपको थोड़ा सा चीजें, जो रूल्स हैं जो अप्लाई होने हैं वो थोड़े हिडन रहें, उनको समझने के लिए, उनको पिक करने के लिए आपको सवाल को बार बार पढ़ना पड़े। अल्टीमेटली समझ आ जाते हैं, बट दे रिक्वायर रिपीटेड रिवीजन, रिपीटेड रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ने पर टाइम लगाइए। घर में भी प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो सोल्यूशन से हेल्प ना लीजिए। क्वेश्चन को प्लान करना इज अनदर की, कि भाई क्वेश्चन को हम सोचें किन स्टेप्स की मदद से, किन रूल्स की मदद से इसका जवाब हमें निकालना है, ना कि हम सोल्यूशन देख लें, वहां से स्टेप्स उठा लें सारे, तो हमारी जो मेंटल एक्सरसाइज है वो रह गई बीच में। डिसाइडिंग ऑन विच वर्किंग यू कैन परफॉर्म एंड विच वैल्यूज यू मे नॉट बी एबल टू वर्क, ये जी बड़ी एक अहम चीज़ है जिसको मैं अभी लिंक करूंगा मार्किंग स्कीम के साथ, वहां पे मैं ये स्टेप को एलैबोरेट करूंगा। ये बहुत ही एक अहम मैं कहूँगा स्किल है जो एग्जाम में आपको चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए। एलोकेटिंग टाइम टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अवेलेबल, और ये A well-prepared students may even fail if time is not managed properly। हमें पता है कि बड़े अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, बड़ी मेहनत की होती है, पेपर में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते, फेल हो जाते। उसकी वजह क्या है? मेहनत सारी की हुई है, लेकिन 3 घंटे 15 मिनट में जंग कैसे लड़नी है उसके बारे में नहीं सोचा होता। असला इकट्ठा कर लिया है, सारी टैंक भी ले लिए हैं, तोपें भी इकट्ठी करनी है, बड़ी अच्छी अच्छी राइफलें भी ले ली हैं, रिवीजनें भी करनी है, मॉक भी दे दी हैं, लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करना 3 घंटे 15 मिनट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं की होती, जिसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं। तो बहरहाल उसके लिए थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा कि आज की हम वीडियो में उन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करें, और स्टार्ट कर रहे हैं कि हम इस बात को प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्किंग की के रेफरेंस से, जिसमें अक्सर बच्चों ने इसको देखा नहीं होता। अगर देखा होता है तो इसको समझा नहीं होता कि हमें इस इंफॉर्मेशन का, इस अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम में क्या फ़ायदा होने वाला है। तो जनाब मार्किंग की के रेफरेंस देखिए, मैंने एक रिक्वायरमेंट उठाई है, यू शुड बी ऑल बी फेमिलियर विद दिस नाउ। यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड रिकमेंड वेदर अ कंपनी का नेम है शुड सेटअप कियोस्क। ये एक कैपिटल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, क्या कंपनी को ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? 5 पेपर का क्वेश्चन है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। तो 15 नंबर का सवाल है, बेसिकली उसका डिसीजन क्या, यस या नो, कि अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, फीजिबल है या नहीं, ये जवाब देना है। अब हमारे बच्चे को लगता है जी 15 नंबर का सवाल है, यस लिखेंगे तो 15 मिल जाएंगे, नो लिखेंगे तो 0 मिलेगा। मार्किंग स्कीम को आपको देखना है, बार बार देखना है, यही समझने के लिए भाई इस 15 नंबर के एग्जामिनर ने हिस्से कितने किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हिस्से किए हैं 15 के, 13 टुकड़े किए हैं, 13 वर्किंग में तोड़ा है उसने इस 15 नंबर को, और हर वर्किंग इंडिपेंडेंट है दूसरी वर्किंग से। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आपने रेवेन्यू की फिगर ठीक कैलकुलेट की तो आपको 1.5 नंबर एग्जामिनर देगा, लेकिन रेवेन्यू की फिगर आपने गलत कैलकुलेट की तो एग्जामिनर यहां पे आपको 0 देगा। अब इसी को जरा लिंक करके समझ लीजिए, अगर आपने रेवेन्यू की फिगर गलत कैलकुलेट कर ली तो यहां पे 0 हो गए। तो क्या आपकी टैक्स की फिगर ठीक हो सकती है? तो आंसर इज नो। जब रेवेन्यू ही गलत है तो प्रॉफिट भी गलत होगा, और प्रॉफिट गलत है तो टैक्स भी गलत होगा। लेकिन आपको टैक्स की कैलकुलेशन का अगर असूल ठीक लगा है तो यहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और रिकमेंडेशन, अगर आपने रेवेन्यू ठीक कैलकुलेट किया होता तो आपकी एनपीवी पॉजिटिव आती, आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते, लेकिन आपने रेवेन्यू गलत कैलकुलेट कर लिया, आपकी एनपीवी नेगेटिव आ गई, आपने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, बट स्टिल यू विल गेट फुल नंबर। दिस इज कॉल्ड स्टेप वाइज मार्किंग। कि भाई एक स्टेप में गलती होगी है, उस गलती की वजह से आगे जो गलत वैल्यूज आ रही हैं उन पे नंबर मजीद नहीं कटेंगे, क्योंकि यहां पे एग्जामिनर आंसर आपको वैल्यूज के नहीं दे रहा, एग्जामिनर आपको आंसर दे रहा है कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन की। और जिस स्टेप में आपने गलती की उस स्टेप के सिर्फ नंबर काट के उसकी गलती के नंबर आगे कैरी नहीं होते। ये सिर्फ एमएफए में नहीं, हर न्यूमेरिकल पेपर में यह असूल लागू होता है। मार्किंग स्कीम को देखिए और इसके मुताबिक समझिए इसको। अब यहां पे टेक अवे क्या है इस मार्किंग स्कीम के साथ? टेक अवे हमारा ये होता है कि हमारा बच्चा करता क्या है कि भाई सवाल शुरू किया, पहला स्टेप किया, दूसरा किया, तीसरा किया, यहां पे आगे पर जल गए, चौथा स्टेप समझ ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रॉस प्रॉफिट लॉस वटेवर इट इज, हमने सवाल नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता ये कैसे निकालना है, ये समझ नहीं आ रहा। पता है ये निकालना है, लेकिन कैसे निकालना समझ नहीं आ रहा। 2 4 5 10 15 20 मिनट लगाए यहाँ पे,
उसके बाद मट्टी डाल दी सवाल पे, भाई ये तो सवाल नहीं हो पा रहा, मैं तो जब ये फिगर ही नहीं निकाल पा रहा तो मैं फिर ये डिसीजन कैसे दूंगा, मट्टी डालो सवाल को, आगे चलो। तो भैया आपको समझना है कि भाई जो एक स्टेप आया वो स्टेप आगे 2-3 नंबर का ही होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। तो 2-3 नंबर का स्टेप है, 2-4 मिनट सोचो, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो अज्यूम कर लो, अज्यूम करो ड्यू टाइम में। यहां पे टाइम नहीं जाया करना, 2-3 मिनट में सोचो, समझ आ जाए कर लेना, नहीं समझ आती आगे चलो, क्योंकि हर स्टेप के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इतने ही, आगे चलो। आपका टारगेट है सवाल को कंप्लीट करना, नॉट नेसेसरली परफेक्ट करना। परफेक्ट आता है तो 100 दफा कीजिए जनाब, मैं ये नहीं कह रहा कि जान के गलत करके आना खुदा ना खासा, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर सवाल परफेक्ट नहीं आता तो पूरा करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्ट करना। क्योंकि परफेक्ट कर दोगे तो फिर से हम इसके रेफरेंस से बात करें तो आपके तो 100% मार्क्स आ जाते हैं, तो 100% मार्क्स तो गोल्ड मेडल ले रहे होते हैं ना, खुदा ना खासा हमने तो गोल्ड मेडल नहीं लेना होता, हम तो पास होने गए हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट पास होनी जाती है, मैं कहूँगा नियरली 100% स्टूडेंट पास होने जाते हैं, यही उनका प्राइमरी टारगेट होता है। अल्लाह ताला की तरफ से करम हो जाए, सर्टिफिकेट मेरिट आ जाए या गोल्ड मेडल आ जाए, वो तो अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है, बट प्राइमरी टारगेट सबका पास होना होता है। तो पास होने के लिए परफेक्ट पेपर होना जरूरी नहीं है, पास होने के लिए कंप्लीट पेपर रीजनेबली गुड होना जरूरी है। आपको अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है कि भाई मैंने पेपर पूरा करना है, जो आता है वो मैं करके आऊं, और जो नहीं आता उस पर टाइम जाया नहीं करना, उसकी assumption लेके उस वैल्यू को अज्यूम करके अगले स्टेप में उसी अज्यूम्ड वैल्यू से सवाल पूरा कर देना है। दिस इज द की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट टू अडॉप्ट, आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट हैबिट टू अडॉप्ट, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट इस हैबिट को अडॉप्ट नहीं कर पाते। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी एवरेज बच्चा इस हैबिट के बगैर पेपर पास करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पहली टाइम में। और मैं आई एम गिविंग यू द टिप्स कि अगर इनको अप्लाई करोगे इंशाअल्लाह यू विल पास इन द फर्स्ट टाइम। तो स्टेप वाइज मार्किंग, अब जितने भी दिन रह गए हैं इनमें जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, मेक इट अ हैबिट कि इनकी मार्किंग स्कीम आप जरूर देखोगे और इस रेफरेंस से देखोगे। अकॉर्डिंगली जितने भी पास पेपर क्वेश्चन यहाँ से ऑनवर्ड प्रैक्टिस करोगे, सोल्यूशन जरूर कंसल्ट करोगे, लेकिन पहले अपना सोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद अपना सोल्यूशन कंप्लीट कर लेना, फिर जाके देखना भी कहाँ कहाँ मैं फंसा था, कहाँ कहाँ मुझे असम्पशन लेनी पड़ी, तो वो ट्रीटमेंट सीख लेना ताकि आइंदा वो ट्रीटमेंट्स आए तो आप सही सवाल कर पाओ। बट फिलहाल हमने काम ट्रीटमेंट सीखनी भी है, लेकिन साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कि हमें हर स्टेप ना आता हो तो सवाल कंप्लीट कैसे करना है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न। कॉन्सेप्ट सीखना भी बहुत जरूरी है, हर चीज को सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत अहम स्किल कि भाई अगर एग्जाम में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाती है जो वहां पे हमें पिक नहीं हो रही, एग्जाम प्रेशर की वजह से नहीं होती, या हमें रिवीजन में कोई गैप आ जाता है जिसके हम रिकॉल नहीं कर पाते, तो कोई वरी नहीं है, हम 100/100 नहीं लेने गए, हम 50 मार्क्स लेने गए। 50 मार्क्स लेने का मतलब अगर हम 50 मार्क्स लूज भी कर दें तो हम पास होते हैं। तो 2-4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर की चीज़ हमें नहीं आती, परेशान नहीं होना। हमारा टारगेट है भी जो आती है वो दिखा के एग्जामिनर को, वो स्टेप्स करके हैं, और मार्किंग स्कीम के मुताबिक एक स्टेप की गलती अगले स्टेप में मैटर नहीं करती, ये याद रखिएगा। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट्स, ये भी एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो आईकैप हमें देता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट मेजोरिटी इस पर तवज्जो नहीं दे पाते। आप देखिए एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर हमें बता रहा है क्वेश्चन वाइज कि हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है और ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इस पेपर में 37% बच्चे पास हुए, हर क्वेश्चन में पास परसेंटेज आ रहा है। हम देख रहे हैं देयर आर फ्यू क्वेश्चन जिनमें पास परसेंटेज लो है, जिनमें थोड़ा लोअर साइड पे है, एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चन जिनमें पास परसेंटेज बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी परसेंटेज है, अब 50% 70% से भी अब जा रहे हैं। तो हमें यहां से पता लगता है कि जनरली स्टूडेंट्स किन एरियाज में प्रॉब्लम फेस करते हैं परफॉर्म करने में। तो इट मीन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर वी नीड टू डू मोर एफर्ट, वेयर वी नीड टू डू मोर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यहां से पता लग गया कि जनरल स्टूडेंट का मसला है तो हमें भी मसला हो सकता है। अच्छा, फिर इससे आगे चलें। एग्जामिनर ने क्वेश्चन वाइज कमेंट दिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर एग्जाम्पल, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इट्स रीजनेबली गुड, 50% प्लस बच्चा पास है इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आई। ये क्वेश्चन गालिबन इसी इंडस्ट्री, इसी क्वेश्चन के एग्जामिनर कमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमें ऊपर एनपीवी का देखा था। अब इसमें क्या कह रहा है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स वर नोटेड इन कंस्ट्रक्टिंग द कैश फ्लो। फॉर एग्जांपल, सम एग्जामिनीज फेल टू अप्लाई इन्फ्लेशन और क्वांटिटी और डिस्काउंट रेट्स करेक्टली। अब ये कॉमन मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जनरली क्या मिस्टेक्स हुई। Many examiners ignored the information regarding opportunity cost of losing the sales units through retail outlets. Sales commission variable component was mostly wrongly computed. Some examiners ignored to consider loss on disposal of kiosk. So general errors बच्चे क्या करते हैं।
अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि कॉमन एरर्स क्या हैं और फिर आप अपने यहाँ पे फ्लैग लगा लोगे, भाई मैंने ये गलतियां नहीं करनी। और बाय द वे ये गलतियां होती क्यों हैं? लैक ऑफ रीडिंग की वजह से। जनरली बच्चे एक दफ़ा सवाल पढ़ के भागना चाहते हैं। मैं क्लास में तो अक्सर ये चीज़ होती है, हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं एक इशू आता है कि सर ये चीज़ कहाँ पे, आपने ये ट्रीटमेंट ऐसे कर दी तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं है। देन आई गाइड देम टू द रेलेवेंट पैरा, बेटा इस पैरा में जाओ, ये लाइन पढ़ो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओहो सर हमने ये पिक नहीं किया था, मुझे तो ख्याल नहीं रहा ये। तो क्यों ख्याल नहीं रहा? क्योंकि एक बार रीडिंग में सारी चीज़ें पिक नहीं होती और एग्जाम में हम एक दफ़ा रीड करके सवाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। एग्जाम में इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं हमें कम से कम 3 दफ़ा पढ़ने की आदत होनी चाहिए, फिर ही हम एक अच्छा सोल्यूशन डिवाइस कर पाते हैं। ज़हन में रखना है कि क्वेश्चन रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम इज द की, बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करना। एग्जीक्यूशन में आप स्पीड लगाओ, जो चीज़ आते हैं उनको क्विकली करो, जो चीज़ नहीं आती उनमें टाइम ज़ाया नहीं करना, उसकी एजम्पशन लो और सवाल कंप्लीट करो। इस तरह चलोगे तो बड़ी आसानी से पेपर पूरा कर पाते हो एलोकेटेड टाइम में। तो ये जनाब एक क्विकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेफरेंस से हम बात करें कि भाई परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, हमें बेस्ट करना है जो हम कर सकते हैं। और बेस्ट यही है कि भाई जो आता है वो करके आओ, सिर्फ जो नहीं आता वही छूटे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ें नहीं आती उन स्टेप में फंसते हैं और 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर 20 नंबर का सवाल छोड़ के आ जाते हैं। सर वो टाइम नहीं मैनेज हुआ, हमें उस क्वेश्चन में फंस गए थे। फंसना नहीं है, ये की ध्यान में रखना, चलते रहना है। जो आता जा रहा है, समझ आता जा रहा है, वो करते जाओ, और जो नहीं समझ आ रहा उसकी एजम्पशन लेके चलते जाओ। पेपर को कंप्लीट करना ये टारगेट रखो, जो आता है वो करो, जो नहीं आता उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना, दिस इज द की। तो ये जनाब बातें होंगी रिवीजन और प्रैक्टिस के रेफरेंस से। जो अब टाइम रह गया आपके पास उसमें जो आपने रिवीजन करनी है, जो आपने प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों का अलग-अलग लेके चलिएगा। और प्रैक्टिस करते हुए आपने पास पेपर्स अनसीन क्वेश्चन करते हुए सोल्यूशन की हेल्प नहीं लेनी, मार्किंग स्कीम जरूर देखनी है, एग्जामिनर कमेंट्स जरूर पढ़ने हैं, और जो स्टेप्स नहीं आते उनको एजम्पशन लेके क्वेश्चन कंप्लीट करना, इस आदत को प्रैक्टिस में लेके आना है आपने। अच्छा जी, फाइनली एग्जाम स्ट्रैटेजी। एग्जाम स्ट्रैटेजी में ब्रीफ यहाँ पे बात करूँगा 5-7 मिनट की। असल में जो दूसरा नेक्स्ट सीरीज़ हमारी वीडियो, इस सीरीज़ में जो अगली वीडियो आ रही है उसको मैं बता दूँ। मैं फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन विद रेफरेंस टू ऑटम 22 की टाइम वो आपसे डिस्कस करूँगा, और उसको हम वॉक थ्रू करते हुए मैं आपसे डिस्कशन में एग्जाम स्ट्रैटेजी की बात ज़्यादा डिटेल में कर पाऊँगा वहाँ पे इंशाअल्लाह। हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी उसमें हम बात कर रहे होंगे रीडिंग टाइम की, हमें रीडिंग टाइम कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें जो 3 घंटे बाकी बचते हैं उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। कैसे हैं वी कैन गेट मैक्सिमम या बेस्ट आउट ऑफ दैट टाइम। तो फिलहाल एक ब्रीफ ओवरव्यू के जैसे, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं। यू नीड फ्रेश माइंड। एनालिटिकल हमारा पेपर है, मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, लॉजिकल मैथ्स हैं, नंबर्स हैं। यू नीड फ्रेश माइंड, यू नीड गुड नाइट स्लीप। ये पहली चीज़ है। अगर आप 7-8 घंटे नींद के बगैर पेपर में जा रहे हैं तो यू are at a drawback. Then you just need fresh mind. You also need well-fed mind, well-fed body. ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए भाई, उसके साथ ही आपका दिमाग सही काम करता है, ये भी होना चाहिए। लास्ट 24 आवर में जनरली मैं स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देता हूँ कि भाई कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करने। लास्ट 24 आवर में आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, उसको प्लान कीजिए। अच्छा, ये सबको पता होना चाहिए, वैसे तो शीट पे आपके एग्जाम आंसर शीट पे लिखा होता है, मॉक भी आप लोग देंगे इंशाल्लाह अदारों में, वहाँ पे भी आपको गाइड किया जाएगा। आपके सेक्शन ए सेक्शन बी 2 अलग-अलग आंसर शीट्स पे होने होते हैं, ठीक है, ख्याल कीजिएगा। सेक्शन ए की शीट अलग होती है, सेक्शन बी की शीट आंसर शीट अलग होती है। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों शीट्स डिफरेंट मार्कर्स के पास जानी है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि हम राइज में पढ़ा भी ऐसे रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट उस सब्जेक्ट को पढ़ाए। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, जो जैसा थोड़ा बहुत नॉलेज टूटा फूटा मैंने 20 सालों में तजर्बा हासिल किया वो मैं पढ़ाऊँ, और जो मैनेजरियल एनालिसिस का सब्जेक्ट है वो मैनेजरियल एनालिसिस के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो पढ़ाए। आई क्या भी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए उसने 2 आंसर स्क्रिप्ट्स आपने बनाई हैं, दोनों सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के पास जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये ख्याल रखना है। बाकी 15 मिनट में हमने क्या करना है, और 15 मिनट के आगे जब हम पेपर लिखना शुरू करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंशाल्लाह बात मैं जो अगली हमारी वीडियो आएगी सीरीज़ की, जो कि इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अब आपको वीडियोज़ ये मिलती रहेंगी, हम उसमें बात करते चलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह यू विल गेन अ लॉट, जो कि एग्जामिनर में 5, 7, 8, 10 नंबर का फ़र्क आपके इंशाल्लाह परफॉर्मेंस में ज़रूर डालेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।